Good morning student. Today we will start BCom part 3rd ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, नए यूनिट। लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की थी। आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक है अपना कंसोलिडेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट ये जो टॉपिक है ये मेन है अपनी बुक में, और सेक्शन सी है जिसमें आप बड़े क्वेश्चन करते हो, उसके लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है कंसोलिडेट बैलेंस शीट। तो इसमें स्टूडेंट अपने को क्या करना है, ये कंसोलिडेट बैलेंस शीट होती क्या है, इस सभी कार्रवाई आज इस चैप्टर की हम थीम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, मतलब इसमें अपने को क्या अकाउंट बनाने हैं या इसमें क्या कार्रवाई करनी है, वो सभी डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट अपने को इसका मीनिंग आना चाहिए कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट बैलेंस शीट मतलब क्या करना है, दो बैलेंस शीट को मर्ज करके एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, डेट इज कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है कि दो बैलेंस शीट मतलब दो कंपनी के बैलेंस शीट को मर्ज करके मिला के आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, डेट इज कंसोलिडेट बैलेंस शीट। क्लियर। अब बात यह है कि दो कंपनी की बैलेंस शीट को क्यों मर्ज करना है, क्या कारण है मर्ज करने का। ठीक है, दो कंपनियों को क्यों मर्ज किया जाए, क्यों कंसोलिडेट किया जाए, कोई रीजन तो होगा। तो इस प्रकार से ये इसके क्या रीजन है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम 4 एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यस, ये तो है ए लिमिटेड, यहाँ पर है बी लिमिटेड। दो कंपनी है स्टूडेंट, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। क्लियर। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 51% शेयर एक्वायर्ड कर रखे हैं, परचेज कर रखे हैं। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज कर रखे हैं। किसने, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 51% शेयर एक्वायर्ड कर रखे हैं, परचेज कर रखे हैं, खरीद रखे हैं। क्लियर। तो ए लिमिटेड इसने कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% या मोर देन 51% शेयर परचेज कर लेती है, तो वो उस कंपनी के लिए, किस कंपनी के लिए, जिस कंपनी के शेयर परचेज किए ना, उस कंपनी के लिए वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। तो यहां लिख देता हूं मैं, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, क्या नाम लिखा मैंने, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% से अधिक शेयर एक्वायर्ड कर लेती है, तो उस कंपनी के लिए ये होल्डिंग कंपनी है। कहने का मतलब बी कंपनी के लिए ए क्या है, होल्डिंग कंपनी है। बी को पूछे कि भी आपके होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, वो बताएगी ए लिमिटेड। समझ आ गया। बी के लिए, बी को पूछे आपकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है, तो क्या बोलेगी वो, ए लिमिटेड मेरी होल्डिंग कंपनी। समझ आ रही है बात। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, समझ आ गया ना, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अबव 51% शेयर एक्वायर्ड कर ली जाती है, वो उस कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी कहलाती है। क्लियर। अब ये बी कंपनी है, इसका भी नाम है यहाँ पर, इसका भी नाम है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। तो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी के
51% से अधिक शेयर किसी दूसरी कंपनी के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, तो उसके लिए वो सब्सिडरी कंपनी है। अब ए को पूछे कि आपकी सब्सिडरी कंपनी कौन है, वो कहेगी बी लिमिटेड मेरी सब्सिडरी कंपनी है। समझ में आ गया। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये दोनों आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। होल्ड, देखो नाम क्या है, होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब है इसने किसी पर होल्ड कर रखा है। होल्ड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब है कि इस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो इसके हाथ में, ठीक है। ये इस कंपनी के 51% से अधिक शेयर परचेज करके हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते हैं, उन पर कब्जा किसका है, ए लिमिटेड का। समझ आएगा ना। कहने का मतलब बी लिमिटेड की जो भी पॉलिसियां बनेगी वो ए लिमिटेड की सहमति से बनेगी। कहने का मतलब इनडायरेक्ट से ये मालिक, ठीक है, क्योंकि जो नियम रूल्स बनाते हैं वो जिनके पास पावर होता है वो बनाते हैं। जैसे सरकार होती है, सरकार में भी जिसके पास मेजोरिटी रहती है, जिनके पास बहुमत रहता है, वो ही सरकार बनाते हैं। तो इनमें भी वोटिंग सिस्टम होता है। वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसके पास बहुमत है वो ही उस कंपनी को ऑपरेट करता है, चलाता है, उसके ही निर्णय माने जाते हैं, वो जैसे कहता है वैसे ही डिसीजन करने होते हैं। तो इस प्रकार से होल्डिंग कंपनी का मतलब ये नहीं है कि ये दिल्ली में जाके वहाँ पर ऑपरेट करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डायरेक्ट रखता है, कंट्रोल रखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि ये इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कभी भी बिना किसी की परमिशन के डिसमिस भी कर सकता है और उसको लगा भी सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 51% से अधिक शेयर परचेज कर लेती है, तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, और जिसके शेयर परचेज किए है उसका नाम होता है सब्सिडी कंपनी। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए हैं, होल्डिंग, सब्सिडी और कंसोलिडेट बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट में क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को शेयर परचेज करती है उसके बैलेंस शीट भी अपने मर्ज कर लेती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट, ठीक है। क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, इस पर बी पर इसका होल्ड है, जितनी भी एसेट लायबिलिटीज है, जितना होल्ड किया है उतना परसेंट इसी का है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने नियम रूल बना के इसको कहते हैं कि जैसे हम कहें वैसे ही फॉलो करना। तो इस प्रकार से ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का खेल है। इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट मिलेगी, फिर होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, इसके बाद जितने भी असेट्स है वो अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड कर लेगा, और उसके बाद उसका नाम लिख देगा बैलेंस शीट का कंसोलिडेट बैलेंस शीट, जिसमें इस कंपनी की भी बैलेंस शीट है और इसकी भी है। दोनों कंपनी को बैलेंस शीट को क्या करेगा, मर्ज करेगा, क्योंकि इस कंपनी पर तो इसका होल्ड है, ये इसी की है, और इस पर भी इनडायरेक्ट से इसका होल्ड है। इसका मतलब इन दोनों कंपनी पर इस ए लिमिटेड मालिक है, इसलिए इनकी बैलेंस शीट एक साथ क्रिएट की जाएगी, जिसको आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बोलते हो। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने को सर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करने। तो स्टूडेंट इसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करें उसमें अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, हाँ पॉइंट लिखने हैं अपने को। कैसा भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, लास्ट हो, सभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अपने को 5-7 पॉइंट लिखने होंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही होता है, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब क्वेश्चन में अपने को बताएगा नहीं कि होल्डिंग कंपनी एक्स है, वाई है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको डिसीजन करना है इसमें होल्डिंग कंपनी कौन सी है और सब्सिडी कंपनी कौन सी है। इसलिए ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इससे आपको समझ में आएगा कि होल्डिंग क्या होती है और सब्सिडी क्या होती है। तो ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की कहानी बताई, उससे आप बताओगे कि नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है, फिर नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी क्या है, ये लिख के फिर डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन। शेयर एक्विजिशन का मतलब स्टूडेंट होता है शेयर परचेज करने की डेट, मतलब आपने ये जो परचेज किए 51% ये आपने कब किए हैं उसकी आपको डेट बतानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन में दिया है कि किस पर डेट को आपने एक्वायर्ड किया है, तो अच्छी बात है। नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जब सेशन स्टार्ट होता है वही डेट माननी है। आपको कहता है कि 1 सितंबर को एक्वायर्ड किया है, आप डेट लिख देना 1 सितंबर,
1 दिसंबर को क्या है, 1 दिसंबर लिख देना। कहने का मतलब जो डेट एक्वायर्ड की दे रखी है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेट आप लिखिए। और डेट नहीं दे रखी है तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, डेट नहीं दे रखी है तो आपको सेशन चालू होता है वो डेट लिखनी है। जैसे नॉर्मली सेशन चालू कब होता है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल आपको डेट लिखनी है। क्वेश्चन में एक्वायर्ड की डेट नहीं दी है तो, और यदि दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही ना बात, डेट दे रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रखी है सेशन चालू। अब आपको इसे सेशन चालू नॉर्मली मैंने बताया है, आपको बैलेंस शीट देगा, आपको कहेगी 31 दिसंबर को बैलेंस शीट क्लोज की जाती है, तो सेशन चालू कब होगा ये ध्यान रखना है, जनवरी में होगा। मोस्टली तो ये 31 मार्च को ही क्लोज किया जाता है, अप्रैल को स्टार्ट किया जाता है, तो आप 1 अप्रैल ही लिखोगे। पुरानी जिसके पास बुक है 31 दिसंबर भी लिखा हुआ है, तो आपको देखना है अपनी बैलेंस शीट क्लोज कब होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करना है एक्वायर्ड की डेट। और क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो ये तीसरी बात है। फिर फोर्थ पॉइंट अपने को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट का मतलब है कि ये जो 51% आपने शेयर परचेज किए हैं, इसकी कितनी लागत है, कितने रुपए में आपने परचेज किए हैं, उसकी अमाउंट बतानी है। तो ये स्टूडेंट अमाउंट स्टार्टिंग में भी अपने को दे सकता है, स्टार्टिंग में लिख सकता है कि आपने 6000 शेयर्स 2 लाख रुपए में परचेज किए हैं, तो 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, परचेज करने की लागत कितनी है वो है। और यदि नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट आपको बैलेंस शीट देगा, उस बैलेंस शीट्स में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर आपको मिलेंगे अमाउंट। समझो आगे ना, आपको कॉस्ट है, लागत है, वो स्टार्टिंग में बैलेंस शीट से ऊपर बता सकता है कि एक्स ने वाई को 10,000 शेयर्स 2 लाख रुपए में परचेज किए हैं। ठीक है, तो आप 2 लाख रुपए कॉस्ट लिख देना। और यदि दो ऐसे नहीं बताए तो आपको बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट्स में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट होता है ना, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये 2000 शेयर्स आपने कितने में परचेज की है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। क्लियर, डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब शेयर परचेज करने की डेट कब की है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब स्टूडेंट होता है कि जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं उसकी अमाउंट कितनी है, कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फिर है परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर परचेज किए हैं। जैसे मैंने लिखा ना 51, तो 51 से कम करेगा तो आप होल्डिंग कंपनी कहलाते ही नहीं हो। इसका मतलब कम से कम 51% तो होल्ड आपको करना ही होगा। समझ में आ रही बात। और इससे अधिक किए हैं तो इससे अधिक, तो ये परसेंट आपको लगभग क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परसेंट काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पूछूं भी आपके कितने परसेंट आए हैं, तो आप कितने नंबर आते हैं और टोटल कितना है उसके अकॉर्डिंग करते हो, वैसे इसमें करना है। जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर्स है और इसने ए ने बी के 7,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, खरीदे हैं। कहने का मतलब ए ने बी के 7,000 शेयर परचेज किए हैं, टोटल उसके पास कितने हैं, 10,000 है। तो मैं आपको पूछूं कितने परसेंट किए हैं, तो आप नहीं बता सकते क्या, एक्वायर्ड डिवाइड में टोटल इनटू 70%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सब्सिडी कंपनी के टोटल शेयर देखने हैं, आपने कितने परचेज किए वो देखने हैं, तो टोटल डिवाइड में करना, इनटू 100 करना, परसेंट पता चल जाएगा आपको कितने परसेंट एक्वायर्ड किए। तो परसेंट में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब ये प्री और पोस्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। प्री एक्विजिशन
पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री और पोस्ट क्या होता है ये समझने वाली बात हो। प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन और पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए आपको ये देखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, सॉरी डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो देखिए, जैसे 1 सितंबर को आपको दी है डेट ऑफ एक्विजिशन और सेशन चालू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 1 सितंबर का ट्रांजैक्शन है। तो परचेज करने से पहले का जो टाइमिंग होता है डेट इज प्री एक्विजिशन पीरियड, और परचेज करने से शेयर्स परचेज करने के बाद का जो टाइमिंग होता है डेट इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। समझ आ गया ना, जो आपने शेयर्स परचेज किए है उससे पहले का जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड, और उसके बाद का टाइम है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा प्री और पोस्ट। तो आपको बताना है प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है। आपने बताया कि प्री एक्विजिशन पीरियड है वो 4 मंथ है, तो पोस्ट कितना होगा 8, क्योंकि 12 महीने होते हैं। प्री स्टार्टिंग के 4 है तो बचे हुए कितने 8, स्टार्टिंग के 10 है तो बचे हुए कितने हैं 2 है। तो इस प्रकार से आपको डिसीजन करना है। आपने परचेज किया उससे पहले का टाइमिंग है वो प्री होता है और उसके बाद का टाइमिंग होता है वो पोस्ट होता है। जैसे 1 सितंबर है तो स्टार्ट होता है सेशन अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने तो प्री के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। और उसके बाद मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक का जो टाइमिंग है 7 महीने, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ये प्री और पोस्ट की कहानी है। इस प्रकार से स्टूडेंट स्टार्टिंग में आपको 7 पॉइंट लिखने हैं। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, पोस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। आज जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके समझ में आया है तो आप आसानी से लिख सकते हो। स्टार्ट जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के 1-2 लाइन में ही ये 7 पॉइंट के वो आंसर दे देता है, इसलिए आपको यदि इसकी थीम समझ में आई तो आप भी उसको नोट कर सकते हो कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडी क्या है, डेट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है, प्री और पोस्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आगे के पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास देखिए जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसे स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर होते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझने चाहिए। जब न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो इसमें जो अपनी थीम है वो वर्क इन प्रोग्रेस में रह गई है। नेक्स्ट क्लास में ये थीम कंप्लीट होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, इसलिए नेक्स्ट क्लास भी आप अटेंड करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।